हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आई से करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेकर आई हूँ इकोनॉमी का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे और सबसे पहला टॉपिक जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी प्रधानमंत्री जो पीएम किसान स्कीम है काफी फेमस है। अब इसमें आखिरकार क्या दिक्कत आई है और भाई ये हम अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, कुछ चेंजेस भी हुआ करते हैं, कुछ मतलब ये स्कीम ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज में क्यों है इस वक्त ये समझते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि आरटीआई रिप्लाई जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से दिया गया है, वो दिखाता है कि जो ये पीएम किसान स्कीम है उसके अंदर जो पेमेंट्स करे गए हैं करीब 1364 करोड़ रुपीस के, ये गलत कर दिए गए हैं। कम से कम 20 लाख अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज को ये प्रोवाइड कर दिए गए। समझे? आगे बढ़ते हैं और न्यूज के बारे में कुछ और बात जानते हैं। तो देखिए डेटा के हिसाब से दो कैटेगरी जो हैं यहाँ पे अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज की वो जानी गई हैं। एक आपका इन एलिजिबल फार्मर देखने को मिले, कि मतलब ये एलिजिबल है ही नहीं इतने फार्मर, कितने करीब 44.14 फार्मर्स जो हैं, परसेंटेज फार्मर्स एलिजिबल ही नहीं है। और दूसरे जो है वो इनकम टैक्स पे फार्मर्स हैं, कितने 55.58 जो बचे वो इनकम टैक्स पे ही हैं। तो वही इनकम टैक्स अगर वो दे रहे हैं तो ऐसे फार्मर्स कहाँ से किस खुशी में जो है वो इसका जो है फायदा उठा रहे हैं, और दूसरे इनएलिजिबल है, मैं इनकी क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहे हैं। उसके बाद एक मेजर जो चंक दिखा है इस एलिजिबल बेनिफिशियरीज का, ये आपका 5 स्टेट्स में देखने को मिला गया है। एक आपकी पंजाब है, दूसरी आपकी आसाम है, तीसरी महाराष्ट्र है, चौथी गुजरात है और पांचवी है उत्तर प्रदेश। अब जानते हैं इस किसान स्कीम के बारे में। देखिए जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको समझाती हूँ कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बच्चों। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती है, इसमें जो है पूरा पैसा जो है वो सेंटर देता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये 100% फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी करती है। इस स्कीम के अंदर क्या होती है कि 6,000 रुपए सालाना, मतलब 6,000 रुपीज पर ईयर का इनकम जो है वो दी जाती है उन सारे फार्मर्स को, लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को पूरे कंट्री में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है और वो इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 रुपए महीने 2,000 रुपए की होती है हर क्वार्टरली, मतलब यहाँ पे सॉरी हर आपकी जो है वो 4 महीने पे, क्वार्टरली नहीं 4 महीने पे। ठीक है, तो हर 4 महीने पे 2,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं और इसीलिए 12 महीनों में 6,000 रुपए प्रोवाइड करे जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अमाउंट को रिलीज करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली। ये पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में जाता है एलिजिबल फार्मर्स के अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। ठीक है, डीबीटी मोड के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि सीधा सीधा बैंक अकाउंट में फार्मर के, जो भी एलिजिबल फार्मर है उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है। हर 4 महीने पे 2,000 रुपए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उद्देश्य क्या था, आखिरकार स्कीम को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव देखिए ये था स्कीम का कि सारे ही लैंड होल्डिंग फार्मर की फैमिलीज को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन द कंट्री। ठीक है, अब लैंड होल्डिंग देते हैं इनको थोड़ा इनकम सपोर्ट मिल जाएगा उनकी फैमिलीज को। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं फार्मर्स की, बहुत सारी चीज़ों को खरीदने में, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ उन्हें सामान खरीदना है तो उसके लिए उनको पैसे की है ज़रूरत, तो वो पूरी हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? उसके साथ भाई डोमेस्टिक उनका खुद का जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। तीसरा ये था कि फार्मर्स की जो फैमिली है जो डिफाइन करी गई है, इसमें आपका कौन कौन आता है, फार्मर की जो फार्मर फैमिली मैं बोल रही हूँ, फार्मर की फैमिली में कौन कौन आ रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में, कौन कौन आ रहा है, हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड आएगा, उसके साथ वाइफ आएगी, तो मियाँ बीवी तो ऐसे ही आ गए, और उसके बाद माइनर चिल्ड्रन आएंगे, ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम है। क्लियर है? तो ये जो आपकी फार्मर की फैमिलीज में आएंगे, और यहाँ पे करीब 11 करोड़ बेनिफिशरीज ने रजिस्टर कराया इस स्कीम के अंदर। ठीक है, मतलब रजिस्टर करे गए, कराया गया, रजिस्टर करे गए इस स्कीम के अंदर। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से फार्मर, कौन सा फार्मर है जिसको हम ये प्रोवाइड करें, मतलब कौन सा बेनिफिशियरी फार्मर की फैमिली होगी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दी गई है, स्टेट की या फिर यूटी की गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो अब इसी वजह से देखने को मिला है कि यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी स्टेट्स जैसे पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला है कि इन एलिजिबल फार्मर्स को ज़्यादा ये सब मिल गया है।
ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा स्टेट गवर्नमेंट की है। क्योंकि अब जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा सिर्फ उन फार्मर की फैमिलीज को जिनका नाम लिखा हुआ है लैंड रिकॉर्ड में, ठीक है, जिनका नेम इंटर्ड है इनटू द लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। एक्सेप्शन क्या है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एक्सेप्शन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एक्सेप्शन है, और साथ में झारखंड का एक्सेप्शन है जिसका खुद का सेपरेट प्रोविजन चलती है लैंड रिकॉर्ड की। तो नॉर्थ ईस्ट में और आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला जो सीन है, जो आपका आपका झारखंड वगैरह का एरिया, इसमें खुद के जो है वो चलते हैं प्रोविजंस है लैंड रिकॉर्ड्स की, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन इनको रखा गया है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है? स्कीम के अंदर एक्सक्लूजन है क्राइटेरिया का फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। जैसे कि आपको बताती हूँ कि मतलब कुछ कैटेगरीज जो है फार्मर्स की उनको यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है। तो समझाती हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो विजन आईएएस में एक चार्ट दिया हुआ है इस तरह का कुछ, तो उसमें आप देख सकते हैं सब कुछ दिया है। स्कीम एक्सक्लूजन क्या है, कौन कौन इसके अंदर नहीं आते, कुछ कैटेगरी आपको बताऊंगी जिनका अच्छा खासा हायर इनकम स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस है। जब पैसा आपके पास पहले से है तो आप स्कीम के अंदर क्यों आएंगे? जैसे कि सारे ही इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हो गए, या फिर फार्मर की फैमिलीज जो एक या एक से ज्यादा ऐसी कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ। बताती हूँ कौन कौन सी कैटेगरी। पहली, फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर्स हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कोई, उसके या तो पहले जो है वो होल्डर रह चुके हो या अभी खुद होल्डर हो। दूसरी बात ये कि फॉर्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, या फॉर्मर या प्रेजेंट, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो फॉर्मर या प्रेजेंट मेंबर्स हो लोकसभा के या राज्यसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या फॉर्मर या प्रेजेंट मेयर हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, या फॉर्मर या प्रेजेंट चेयरपर्सन हो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। तो ऐसे लोग भी जो है उनकी फार्मर फैमिलीज के नहीं गिना जाएगा इसके अंदर। साथ ही साथ सारे ही सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है या एम्प्लॉई हैं आपके, सेंट्रल हो या स्टेट की मिनिस्ट्री हो या ऐसे ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट के अंदर हो, या इनकी फील्ड यूनिट सेंट्रल या स्टेट पब्लिसिटी इंटरप्राइजेस में आती हो, या कोई अटैच ऑफिस हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर ये इससे अटैच है ना, तो यहाँ पे ये लोकल बॉडीज के अंदर एम्प्लॉइज हैं। एक्सक्लूजन है यहाँ पे, एक्सक्लूजन है लोकल बॉडीज की टर्म में, एक्सक्लूजन है मल्टीटास्किंग स्टाफ क्लास नंबर 4 ग्रुप डी। तो एकदम प्यून वाले नहीं आ जाते हैं वो, जैसे एम्प्लॉयज हैं इनका यहाँ एक्सक्लूजन दिया गया है। बाकी सब अगर कुछ है तो इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके साथ सारे ही सुपर एनुएटेड रिटायर्ड पेंशनर्स हुज फैमिली पेंशन इज ₹10,000, है ना, फैमिली पेंशन समझ लो 10,000 अगर आपकी है या उससे ज्यादा है, मतलब एक्सक्लूड, इसमें भी एक्सक्लूड है मल्टीटास्किंग स्टाफ क्लास 4 ग्रुप डी एम्प्लॉयज, है ना। तो जो इसमें अगर बाकी सारे जो बचे हुए हैं, तो अगर उनकी 10,000 से ऊपर पेंशन है, इन सारी जो ऊपर मैंने ऊपर कैटेगरी बताई थी, मतलब ऑफिसर्स वगैरह की, उसके बाद अगर वो ऑफिसर रिटायर हो गया 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा पेंशन है, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप क्या करोगे इतना पैसा लेके? उसके बाद क्राइटेरिया आता है भाई सारे ही पर्सन्स जो हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, जिन्होंने अगले पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स को पे करा हो, वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं। और आखिरी में प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, सीए हो गए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट वगैरह, जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं प्रोफेशनल बॉडीज के तौर पे और अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। मतलब यहाँ जब पैसे ही पैसा है तो आप जो है एक्सक्लूडेड रहेंगे। अब कुछ दूसरे बेनिफिट्स की बात कर लें जो स्कीम प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट वर्दी बनाते हैं। क्यों? देखो यार, यहाँ पे क्या होगा कि अच्छे तरीके से दूर दराज के जो फार्मर्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन तक यहाँ पर पैसा पहुंच पाएगा। उसके साथ स्कीम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्टिमुलेट करती है कृषि विज्ञान केंद्र का जो इम्पैक्ट है ऑन द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कल्टिवेटर्स। द स्कीम हैज सिग्निफिकेंटली स्टिमुलेटेड द कृषि विज्ञान केंद्र इम्पैक्ट ऑन द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कल्टिवेटर्स। तो ये चीज़ आती है, काफ़ी फायदा है, पैसा होगा तो क्या नहीं कर सकते हो। अब फिर मेरा एक ही डायलॉग कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, और इसी के अंदर जानते हैं कि आखिरकार क्या इश्यूज देखने को मिले इसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फार्मर का डेटा बेस ही नहीं है भैया। स्कीम को इतनी फटाफट से अनाउंस किया गया था, आपको याद होगा अगर, कि पहले के लिए हाँ यहाँ से लागू हो गई, यहाँ से लागू हो गई, इतनी फटाफट से किया था, सरकार के पास कोई डेटा था ही नहीं फार्मर्स का। और बहुत सारी स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल ले लीजिए, इन्होंने इतनी देर कर दी और डेटा भी सबमिट नहीं करा फार्मर्स का। तो ये सब दिक्कतें नहीं है भाई, पता ही नहीं किसको पैसा देना है तो किसको दे दोगे। दूसरा दिक्कत ये है कि बेनिफिशियरी फार्मर कौन है इसको कैसे पता चलाएं।
ठीक है। अब लैंड होल्डिंग तो बताती नहीं है कि भैया नंबर ऑफ फार्मर फैमिलीज कितनी प्रेजेंट है कंट्री के अंदर, या फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ओनर्स होते हैं एक सिंगल लैंड के। आपने गांव में देखा है जमीन हमारी भी हमारी भी हमारी भी हमारी भी, ठीक है ना। तो ये है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, या कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लैंड होल्डिंग का एक ओनर होता है, या कभी कभी एक लैंड होल्डिंग के बहुत सारे ओनर होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं तो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग जो कि पंजाब के अंदर है, एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से, एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 जो हुआ था उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स है पंजाब के अंदर वो 10.39 लाख है। बट जो बेनिफिशियरी फार्मर है पीएम किसान डेटा के बेस लिस्ट के अंदर वो 17.52 लाख रहे हैं अक्टूबर 2019 तक। समझ रहे हैं। तो ये सब है ना, किसी के पास बहुत सारी जमीनें हैं, एक आदमी के पास, किसी के पास एक एक जमीन के बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे पता चला होगा कि कौन फार्मर की फैमिली हुई। उसके बाद रोल ऑफ बैंक्स। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि कई सारे बैंक की ब्रांचें जो हैं वो एडजस्ट करती हैं डिपॉजिट मनी अगेंस्ट पास्ट लाइबिलिटी ऑफ फ्यू फार्मर्स। ये ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से सबवर्जन हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स का। अब यहाँ पैसा आया, अब मान लो कि अकाउंट में फार्मर को पहले से ही कुछ पैसा देना था, कुछ बाकी होगा उसका पैसा, तो जब उसके अकाउंट में पैसा आया वो 2,000 रुपये, तो बैंक ने अपने में काट लिया, तो अब क्या फायदा हुआ पैसा देने का, है ना। तो ये बैंक का रूल भी है यहाँ पे। उसके बाद है नेग्लेक्ट ऑफ लेजी कल्टिवेटर्स। अब देखिए बेनिफिट्स जो कि मिलते हैं आपके, या फिर शेयर क्रॉपर्स को इस पीएम किसान स्कीम के अंदर, ये एग्जैक्टली जो है हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ये सही से बताए नहीं गए। साथ ही साथ ये लेसी कल्टीवेटर कौन होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए लेसी का मतलब होता है ये पट्टेदार, ठीक है, पट्टेदार। अभी ये क्या होता है, लीज देखिए आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहाँ पे लेसी, लेसी क्या है, लीज समझ है, लीज तो आप जानते होंगे ना अच्छे से, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है कुछ वक्त के लिए, और उसमें जो है इसमें एक लेसी होता है LESSEE, ठीक है, ये यूजर होता है और ये पे करता है लेसर को LESSOR, मतलब ओनर को, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो है असेट यूज कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट है। देखिए जो ये जो पीएम किसान स्कीम पैसा दे रही है, ठीक है, ये इतना ज्यादा नहीं है, है ना, कि भाई मिनिमम भी एक फार्मर अपना काम चला सके, इतना कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रही। कितना ही होते हैं 6,000 रुपये, बताइए जरा। और आखिरी में ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म नहीं, किसी को दुख दर्द होगा तो किसके पास जाएगा। स्कीम के अंदर कोई क्लियर डिजाइन नहीं दिया है कि ट्रांसफर, या फिर एक फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है कि भाई कहाँ हम जाएंगे अगर हमें कोई दुख दर्द होता है तो ऐसी सिनेरियो में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत दिक्कत में रहती है कि कैसे ही कंप्लेन वगैरह जो भी आती है करप्शन को लेकर, जो भी दिक्कतें होती है वो कैसे सॉल्व करें। और देखिए इसी तरह की कुछ और स्कीम्स हैं जो अलग अलग स्टेट भी चलाती है, काफी फेमस है, समझ लीजिए। ऐसे तेलंगाना रैतो बंधु स्कीम चलती है, वहां पे तेलंगाना में चलती है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जाता है एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। कैसे, ग्रांट देके 5,000 पर एकड़ पर फार्मर ईच सेशन फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, लेबर एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो भैया इतना पैसा दे तो भाई काम भी है। 5,000 रुपए देते हैं पर एकड़, 5,000 रुपए देते हैं और पर फार्मर देते हैं, समझे। तो अब यहाँ समझ हो ना, हर एक सीजन में देते हैं ये भी, ये नहीं कि साल में एक बार दे दिया, हर एक सीजन में देते हैं। अब ताकि भाई वो अब इस इतने पैसों से सीड्स खरीद ले, फर्टिलाइजर ले ले, सब कुछ ले ले। और दूसरी स्कीम चलती है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा है, उड़ीसा में चलती है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको कालिया, अरे ओ कालिया, ठीक है। तो ये स्कीम जो है फाइनेंशियल लाइवलीहुड और कल्टीवेशन सपोर्ट देती है, उसके साथ इंश्योरेंस वगैरह भी देती है जो स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनको। तो ये कुछ बातें हैं। आखिरी में मैं वे फॉरवर्ड के बारे में बात करना चाहूंगी। भाई कैसे और चीजें अच्छी कर सकते हो, पहला तो आप आईटी बैकबोन करो। देखो भैया देखो, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट्स पहले उसको मजबूत बनाएं, ताकि हम ये पीएम किसान स्कीम जो ये इम्प्लीमेंट करें पहले हमारे पास सब कुछ अच्छा तो हो। दूसरी बात, टारगेटिंग अपग्रेडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये सोचो कि देखो दिक्कत क्या है, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है, ये जो फालतू में कोई लोग जो है फ्रॉडलेंट क्लेम करते हैं ये हटना चाहिए, और लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर आने चाहिए हर एक स्टेट के पास में। तीसरा है फोकस ऑन अदर रिफॉर्म्स।
देखिए कोई भी इनकम सपोर्ट स्कीम जो है सब कुछ नहीं कवर कर पाएगी, ठीक है, सारे ही फार्म हाउस होल्ड को नहीं कवर कर पाएगी, सबको ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करिए, रोड हो गया, इरिगेशन हो गया, आपका मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया आपका एग्रीकल्चर में, ये सब काफी मदद करेगा। उसके बाद मोर फ्रीडम टू स्टेट्स। देखिए बॉटम अप अप्रोच करिए, बॉटम अप स्ट्रेटेजी रखिए, आप टॉप डाउन मत रखिए, नीचे से चीजें चाहेंगी, मतलब स्टेट के पास ज्यादा आजादी हो, स्टेट उसको अपनी तरह से इम्प्लीमेंट करे, एक वेल प्लान इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हो, इसमें आपका जहाँ पे भी दिक्कत है लोकल लेवल पे, जहाँ पे भी कमजोर चीजें हैं वो सॉल्व हो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होगा ये अच्छा होगा, ये नेशनली बहुत चीजें प्रेजेंट करी जाएंगी और बहुत ही बढ़िया साबित होंगी। और आखिरी में बेटर टाइमिंग ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्टॉलमेंट। देखो रिपोर्ट ने ये देखा है कि जब फार्मर जब ये पीएम किसान वाला पैसा पा रहे हैं ना हर 4 महीने में 2,000, तो जिस टाइम पे पाते हैं उस टाइम पे जो है वो उनका सही टाइम नहीं होता, मतलब जो पैसा पाते हैं बेनिफिट्स पाते हैं, द एग्रीकल्चर पीक सीजन आर मोर लाइकली टू स्पेंड इन ऑन एग्रीकल्चर। उस समय दो ना, जब जिस समय जो है वो बीज बोने का टाइम है तो उससे वो बीज खरीद लेगा। अब कटने के टाइम पे वो क्या करोगे, पैसा लेके क्या करेगा वो उसका, है ना, वो तो खुद ही बेच के पैसा कमाने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ऑफ ऐसा ऐसे टाइम पे ना दे जिससे इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है वो उनकी देना भी हो जाए और काम भी ना है। फिर आती है नेक्स्ट स्कीम जो कहती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये क्या है, न्यूज में क्यों नहीं, पहले ये समझिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने 5 सालों को कंप्लीट कर लिया है, 5 सालों से ये ऑपरेशन में है। अब जानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। तो देखिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है, फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे लॉन्च करा गया था 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। और इसने पहले चलती हुई 2 स्कीमों को रिप्लेस किया था। एक का नाम था नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी का नाम था मॉडिफाइड NAIS, मतलब मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को ही जो है रिप्लेस करके एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एम ये था कि इंश्योरेंस दिया जाए, बीमा का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस दिया जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए किसानों को, अगर मान लीजिए क्रॉप फेल हो जाता है उनका, समझ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने टारगेट करा कि ये कम से कम 50% जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया है उसे क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर लेकर आए, ताकि क्या होगा इससे कि जो फार्मर की इनकम हो वो स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके साथ जो क्रेडिट का फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, साथ में फार्मर्स को इनकरेज भी करा जाएगा कि वो और इनोवेशन लेकर आए, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज करें। तो ये सब कुछ इसके अंदर होगा। अब जानेंगे भाई फीचर्स वगैरह क्या है इस स्कीम के, वे भी समझ लेते हैं। तो देखिए फीचर्स में इस स्कीम के पहला फीचर है कवरेज ऑफ फार्मर्स। देखिए सारे फार्मर्स जो कि भाई ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स, जो नोटिफाइड क्रॉप्स को उगा रहे हैं नोटिफाइड एरिया में सीजन के टाइम पे, जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रॉप के अंदर वो जो है वो सारा का सारा एलिजिबल होता है स्कीम के अंदर। दूसरा है कवरेज ऑफ क्रॉप्स। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी मेजर क्रॉप्स, जो कि राबी और खारिफ सीजन के लिए जो भी मेजर क्रॉप्स होंगे उनको इसके अंदर लिया जाएगा। तीसरा प्रीमियम रेट्स। फार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% देंगे प्रीमियम फॉर राबी का, और 2% प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड करेंगे खारिफ का, और 5% जो है वो प्रीमियम देंगे कमर्शियल क्रॉप्स का, क्योंकि वो बेचेंगे उससे ज़्यादा अलग पैसा आता है। बाकी का बचा हुआ जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा इसे स्टेट की और सेंट्रल की गवर्नमेंट देंगी इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 50-50। तीसरा फीचर है कि एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट। देखिए सारे फार्मर्स एक पर्टिकुलर एरिया में ये यहाँ पे करेंगे सेम प्रीमियम, और इनका सेम क्लेम पेमेंट भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है किसी में यहाँ भेदभाव नहीं करा जाएगा। एरिया अप्रोच से क्या होगा कि रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगा, मॉरल हजार्ड का, एडवर्स सिलेक्शन का उल्टे उल्टे सीधे सेलेक्ट कर लिया आपने, ये भी दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ कवरेज ऑफ रिस्क देखें तो इसका एम है कि यहाँ पे प्रिवेंट करे सोइंग या प्लांटिंग रिस्क, लॉस लॉस टू स्टैंडिंग क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हो जाते हैं वो, या लोकलाइज कैलामिटी आ गई कुछ तो उसकी वजह से। और जो सम इंश्योर्ड करा जाएगा वो उतना ही होगा जितना कि एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है पर हेक्टेयर।
मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप प्रपोज बाय द फार्मर फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब ये देखिए फिर समझिए यहाँ पे सम इंश्योर कितना करा जाएगा, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर हेक्टर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो भी आती है एक हेक्टर में, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एरिया जो भी नोटिफाइड क्रॉप का है, प्रपोज करा गया है बाय द फार्मर फॉर इंश्योरेंस। उसके बाद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रोन्स वगैरह का यूज करिए ताकि आप एस्टिमेट कर पाए कितना क्रॉप लॉस हुआ है, और साथ ही साथ मोबाइल फोन्स का यूज करिए ताकि यहाँ पे क्लेम को देने में क्लेम के सेटलमेंट में देरी ना हो। और आखिरी में क्लस्टर अप्रोच फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे इनकरेज करते हैं बिडिंग होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, अलोकेट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट या आप कह सकते हो टू इंश्योर, डिस्ट्रिक्ट को एलोकेट करने से पहले किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे बिडिंग करवाओ। ठीक है, ताकि फेयर कंपटीशन तो रहे। अब बात आती है कि अचीवमेंट क्या है इस स्कीम की। देखिए क्या पाया इस स्कीम ने अभी तक। देखिए स्कीम काफी अच्छा इनिशिएटिव था, रिस्क सोल्यूशन था, और एक इतने सस्ते में काम हो रहा है पूरे फार्मर की कंट्री के फार्मर्स के लिए, कितना अच्छा है। देखिए एवरेज सम अश्योर्ड पर हेक्टर ये इंक्रीज हुआ फ्रॉम 15,100, ये था जब प्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम आई थी, और अभी इस समय देखा जाए तो ये 40,700 हो गया है इस स्कीम के अंदर। समझे, स्कीम के आने से पहले ये जो था ये था 15,100। फिर समझिए यहाँ पे जो सम अश्योर किया जाता था पर हेक्टर, ये पहले कितना था, ये इस स्कीम के आने से पहले 15,100 हुआ करता था, लेकिन बाद में स्कीम के अंडर 40,700 कर दिया गया। उसके साथ ये करीब 5.5 करोड़ फार्मर्स को भी जो है उसे कवर करती है, उसकी एप्लीकेशंस कवर करती हैं हर साल, मतलब सालों साल ये देखा जा रहा है। और क्लेम जो दिया गया है वो 90,000 करोड़ तक का दिया गया है जनवरी 2021 तक। ठीक है, जिसके हम लोग करंट अफेयर पढ़ लें। और फटाफट से क्लेम सेटलमेंट भी होता है, डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में चला जाता है आधार के थ्रू, आधार लिंकेज के थ्रू। अब कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड में करीब 70 लाख फार्मर्स को फायदा मिला, और करीब क्लेम की बात करें तो 8,741.30 करोड़ का क्लेम जो है वो दिया गया इनके अकाउंट्स में। उसके बाद स्कीम जो है इसको वॉलंटरी बनाया गया सारे फार्मर्स के लिए। ठीक है, कि भैया देखो जो चाहे वो आए अपना कराए, और जब ये आई थी ना उसके बाद ये सब करा गया, तो साथ में जो स्टेट्स हैं इनको भी कहा गया, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इनको दी गई कि आप भी देखिए कि क्या सम एश्योर करना है ताकि देखो बेनिफिट सबको मिल सके। अब बात आती है कि भाई रैशनल फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, क्या है भाई क्रॉप इंश्योरेंस, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्या इतने फायदे हैं। स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनका 2 हेक्टेयर से ज्यादा, सॉरी 2 हेक्टेयर से कम लैंड होता है ना, ये आपके कह सकते हैं कि इतने इस तरह के फार्मर आपको 86.2% मिलेंगे पूरे फार्मर्स में हमारे देश के। बट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 47.3% जो क्रॉप एरिया है वही यहाँ पे ये ओन करते हैं। इनके पास कितना है, 47.3% क्रॉप एरिया। लेकिन हमारे पास क्या है भाई, देखिए 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले जो लैंड अकाउंट दिखता है कि भाई 86.2% है ऐसे फार्मर्स, लेकिन इनके पास कितना है, ओन कितना करते हैं, 47.3% क्रॉप एरिया का। तो ऐसे जो स्मॉल एवरेज होल्डिंग्स हैं, ये जो सरप्लस है इसे अलाउ नहीं करती, ये फाइनेंशियली सस्टेन फैमिलीज नहीं कर पाते। मतलब यहाँ समझिए कि सच स्मॉल एवरेज होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ फॉर सरप्लसेस दैट कैन फाइनेंशियली सस्टेन फैमिलीज, इतना पैसा इनको नहीं मिलता कि अपना घर चला सकें। दूसरी बात, 70% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है ये वल्नरेबल होता है टू वेगेरीज ऑफ मॉनसून। देखिए इसमें 60% फ्लक्चुएशन होता है, इन यील्ड इज कॉज बाय वेदर शॉक्स। अब होता क्या है, कभी बारिश हुई, कभी या ज़्यादा बारिश हो गई, समझ रहे ना, तो या फिर सूखा पड़ गया, तो इन सबसे काफ़ी इनकम फ्लक्चुएट होती है, और लाइवलीहुड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। भाई बर्बाद हो गई फसल तो बर्बाद हो गई ये लोग भी। और तीसरा ये है कि कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने लग गई है, और ज़्यादातर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। ठीक है, फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो लोग तो इतना पैसा देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्ट केसेस हो जाते हैं, बार बार क्रॉप फेलियर होता है। तो इससे ये काफ़ी, भाई स्कीम काफ़ी फायदा देगी, साफ साफ दिख रहा है सामने सामने। अब वही वाली बात, मेरे बात को ध्यान में रखिए और देखिए, इश्यूज हर जगह होते हैं, तारीफें हर जगह है तो इश्यूज भी हैं।
पहला है स्ट्रक्चर इश्यूज। तो देखिए डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब किस तरह से स्टेट चूज करेंगे मेजर क्रॉप्स को, है ना, कि इस सीजन के अंदर ये वाला क्रॉप होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला क्रॉप होगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर जो मान लीजिए उगा रहे हैं नॉन नोटिफाइड क्रॉप, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसमें से, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे नो प्रोविजन फॉर फार्मर्स रेवेन्यू प्रोटेक्शन। कोई ऐसी प्रोविजन नहीं दी गई है कि फार्मर्स का जो रेवेन्यू है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए ये सिर्फ एक यील्ड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है, मतलब अगर क्रॉप खराब होता है तो ही पैसा मिलेगा। तो ये स्कीम यहाँ पे ये नहीं कहती है कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करती है। मान लीजिए कुछ पैसा कम मिला, होलसेल में इनको पैसा कम मिला फूड आर्टिकल्स का, तो फार्मर्स क्या करेंगे, इनको जितना उगाई मिली है उससे भी कम मिलेगी तो क्या होगा। अब अगले सीजन के लिए उगाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं बचा, तो कैसे होगा, इसके बारे में बात ही नहीं करती। तीसरी बात है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टिमेट क्रॉप लॉस आर नॉट रिलायबल। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल की कमी है कि यहाँ पे डील करें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, और जो अभी की टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है नहीं, इतनी रिलायबल है नहीं, तो इसकी वजह से काफ़ी देर हो जाती है असेस करने में कि कितना क्लेम देना है, कैसे सेटल करना है इसको। उसके बाद बात आती है लैक ऑफ फार्मर अवेयरनेस, फार्मर ही को नहीं पता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से सिर्फ 5,993 फार्मर्स जिसे सर्वे किया गया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 37% को पता था स्कीम के बारे में। समझ रहे हैं, इनको ये प्रीमियम के रेट वगैरह, क्या रिस्क कवर होगा, क्या क्लेम मिलेंगे, क्या लॉस सफर होगा, यही पता था। बाकी तो समझ रहे कुछ पता ही नहीं था, स्कीम के बारे में नहीं पता तो लेंगे कहाँ से बेचारे। उसके बाद लो पार्टिसिपेशन ऑफ टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। अब जो ये पट्टीदार किसान हैं, ठीक है, जो किसी की जमीन पे काम करते हैं, ऐसा कुछ है, तो इनका पार्टिसिपेशन कैसा होगा, क्यों होगा, मतलब कैसे होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म लैंड लीज पॉलिसी होती है ना, लीज वाला जो हिसाब किताब होता है, लीज और लेसी मैंने आपको बताया आपको पहले। तो इसमें कोई यूनिफॉर्म तो लैंड लीज पॉलिसीज है नहीं स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे मान लीजिए लीजिंग एग्रीकल्चर लैंड इज प्रोहिबिटेड इन केरला। अब लीज वाला हिसाब किताब जो है, ठीक है, ये आपका जो मैंने ना टेनेंट फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो लीजिंग एग्रीकल्चर, जो लीज करते हैं एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर की लीजिंग जो है वो रोक लगाई गई है केरला में और जम्मू एंड कश्मीर में। वाइल स्टेट जैसे कि बिहार हो गई, आपकी मध्य प्रदेश हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, तेलंगाना हो गई, इनके पास जो है कंडीशंस हैं कि किनको लीज आउट करो लैंड, किसको मत करो। तो इससे क्या होगा कि टेनेंट फार्मर्स कैसे इंश्योरेंस लेंगे भैया बताओ। फिर एक दिक्कत है नो प्रोविजन फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। स्कीम की गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक क्लस्टर जो है इसके पास जो है स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस अपने बेच रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, मैन पावर बना रही है, बनाएगी फॉर 3 years। यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा कि ये लैक ऑफ कंपटीशन यहाँ पे सर्व करेगा एज अ डिस इंसेंटिव फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू इम्प्रूव और अपग्रेड देयर प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग एंड क्रिएट्स अ मोनोपोली ओवर अ स्कीम। अब भैया देखो किसी भी चीज़ में अगर परफेक्ट कंपटीशन होता है तभी ऐसा होता है बच्चों कि हमें कंज्यूमर को फायदा होता है, सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब एक ही इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ देखेगी, सारे फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी, तो क्या होगा, दिक्कत तो आएगी आएगी। वो कहेगी अरे छोड़ो जो चलता है चलने दो, है नहीं तो फालतू में पैसा बार बार देना पड़ रहा है, हटाओ, देखा जाएगा हम खुद को क्या इंप्रूव करें, क्या अपग्रेड करें, हम ही तो है जैसे हैं सेल। जैसे कि शादी के बाद पति कहता है कि अब जैसे भी हैं, मोटे हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अब क्या जरूरत है, अब तो तुम पति बन ही गए हो, ठीक है। तो ये ऐसी तरीके से बात। उसके बाद वन साइड फिश फॉर ऑल अप्रोच। अब देखिए सारे फार्मर्स हमारे देश के अंदर, इनको एक तरीके से डील कर दोगे, कोई ऑप्शन दोगे ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, तो कैसे हर एक रीजन के हिसाब से जरूरतें को पूरा करा जाएगा। अब दूसरे सेंस में देखिए तो भाई फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, जैसे कि पहला डिलेज इन क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट जो है, जो करा जाता है भाई, अब समझ लीजिए आर नॉट डन एज पर 45 डे नॉर्म। कहा गया है कि 45 दिनों के भीतर क्लेम को सेटल कर दो, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। तो बाकी डेटा दिया हुआ उससे मतलब नहीं है। जो क्लेम का पेमेंट है वो काफ़ी इतना देर हो जाती है, कई सारे रीजंस हैं। डिलेट ट्रांसमिशन होता है ईल्ड डेटा का, कि भाई कितना क्रॉप खराब हुआ इसका डेटा नहीं मिलता है। बहुत देर में शेयर जो प्रीमियम का है वो रिलीज होता है, सब्सिडी कुछ स्टेट बहुत देर में देती हैं। उसके बाद ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, इससे क्लेम बहुत देर में मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम फाइनेंशियली ये आती है कि इम्पैक्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस। अब इतना बड़ा प्रीमियम अगर दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, क्लेम्स उतना नहीं है, तो इससे स्टेट के फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं तो बिहार ने ये जो फसल बीमा योजना थी प्रधानमंत्री की, ये डिसकंटिन्यू कर दी थी फ्रॉम खरीफ 2018 से 2019 तक, और
यहाँ पे स्टार्ट करी थी बिहार राज्य फसल सहायता योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि वहाँ पैसे ही नहीं था। वो तो आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे बेचारी स्टेट बड़ी दिक्कत में आ गई थी। उसके बाद स्क्यूड पैटर्न ऑफ बेनिफिट रेशियो, देखिए यहाँ पे देखने को मिला है कि सिर्फ 50% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो रिपीटेडली अकाउंट करती हैं फॉर 50% ऑफ ऑल क्लेम्स अंडर PMFBY स्कीम के अंदर। साउथ स्टेट जो केरला की है, इनका हाईएस्ट बेनिफिट रेशियो है, 72% पाया। उसके बाद कर्नाटका पाती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और लोवेस्ट बेनिफिट जिनका मिलता है वो झारखंड और बिहार को बहुत ही कम फायदा मिलता है। तो ये सब दिक्कतें। आखिरी में समझते हैं भाई वे फॉरवर्ड टू रिवैम्प द स्कीम, क्या कर सकते हो वापस से स्कीम सही हो जाए, बढ़िया हो जाए, भाई क्या कर सकते हो, अब तो आ गई है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद टाइम लाइन फॉर क्लेम सेटलमेंट, सबसे पहले क्या करो कि भाई क्लेम टाइम से सेटल करो, ठीक है। तो इसके लिए चाहे जो जरूरत पड़े डेटा फटा दो, फटाफट सारा काम करवाओ और क्लेम जल्दी सेटल करो, क्योंकि इससे ही सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी। दूसरा है इंश्योरिंग इंक्लूसिवली। अब इंक्लूसिविटी क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप औरतों को, मतलब विमेन फार्मर को इसके अंदर इंक्लूड करो, टेनेंट फार्मर को इंक्लूड करो, शेयर क्रॉपर्स को करो, भाई ताकि भाई इकोनॉमी पूरी तरह से फॉर्मलाइज हो ना। एक इंसान एक तरह के फार्मर्स के लिए क्यों, रेवेन्यू हो, जॉब्स हो, सब कुछ इसके अंदर प्रोटेक्ट हो। और साथ ही इसमें आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंक्लूसिविटी है, यही एक जो है तरीका है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आप इंसेंटिवाइज करो डेवलपमेंट और यूज टेक्नोलॉजी का। देखिए रिमोट सेंसिंग ड्रोन हो गए है ना, ड्रोन्स वगैरह जूम जूम उड़ा के देख लेंगे, टेक्नोलॉजी सॉरी सैटेलाइट इमेजरी हो जाए। उसके साथ डिजिटाइजेशन हो, लैंड रिकॉर्ड तो है ही नहीं ना, तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटली हमारे पास प्रोवाइड प्रेजेंट हो, तो इससे क्या होगा कि ये स्कीम और अच्छे से प्रेजेंट हो पाएगी। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अब ऐसा ना हो कि एक इंश्योरेंस कंपनी हो, एटलीस्ट दो तो हों, तभी यहाँ पे प्राइसेस में कंपटीशन तो हो ना यार, वरना एक तो सर्वे सर्वा बन जाएगी। उसके बाद इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए यहाँ पे मैंडेटरी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं क्रॉप इंश्योरेंस के, इसे डेवलप करे जाएं, साथ में सारे फार्मर्स को अवेलेबल कराए जाएं। और जो विलेज लेवल की अथॉरिटी का काम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाने में, तो ये सब करा जाए। फिर जैसे कि बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल में बताया है कि जो ग्राम पंचायत है, उन्होंने काफ़ी कदम उठाए थे अपने स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जो है वहाँ पे प्रमोट करने में। और रिजल्ट के तौर पे पहले ही साल फार्मर्स ने क्रॉप इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन कराया और ग्रोथ रेट यहाँ पे 216.1% से बढ़ गया। कितना था मालूम है, 5, मतलब ये कंपेयर टू 5.6% एट द नेशनल लेवल, कितना ज़्यादा हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट चेंजेस के साथ भी लिंक करिए, तो ये भी एक अच्छा है कि मतलब इस ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसे रीडिज़ाइन करिए और इसमें क्या करिए कि रिस्क ट्रांसफर टूल बढ़ाइए, बट यहाँ यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रिस्क ट्रांसफर टूल के तौर पे काम ना करे, बट ऐसा हो कि रिस्क और लॉस ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे कम करे। तो चाहे क्लाइमेट चेंज से हो, जिस भी तरीके से हो, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसको क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करिए। और आखिरी में ऑफरिंग इंश्योरेंस एज प्रायोरिटी इंश्योरेंस ऑन द लाइन्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो इससे क्या होगा कि क्रॉप इंश्योरेंस गरीब बिल्कुल रूरल एरिया में तक जाएगा, ठीक है, कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो कि भैया जहां दूर दराजों में एकदम जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचे। अब आखिरी में एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए एक अच्छी इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम ये काफ़ी ज़रूरी होता है अगर हमें फार्मर की इनकम लॉस को बचाना है तो, और फाइनेंस करना है इनपुट्स को एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट में यहाँ पे सब लोग पा पाए, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और बढ़ पाए। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए स्कीम को अच्छी तरीके से करें इम्प्लीमेंट, ताकि ये वल्नरेबल जो फार्मिंग पॉपुलेशन है उन तक पहुंचे और उनको यहाँ पे फाइनेंस मिले, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, फॉर्मलाइज हो पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट आती है और लास्ट है इस इकोनॉमी टॉपिक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021। अब ये रिपोर्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों रही, समझते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और कुछ 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशंस ने जॉइंटली एक रिलीज करी है रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021। फिर समझिए किसने किसने करी है इसमें। इसमें यहाँ पे एक आता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और साथ में 5 और यूनाइटेड नेशन की रीजनल कमीशंस हैं, इन सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज करा है। अब जानते हैं कुछ रिपोर्ट के बारे में। तो पहली बात तो ये कि एक एनुअल यूनाइटेड नेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन है
ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी की, वर्ल्ड इकोनॉमी की स्टेट क्या है उस पे, इस बेसिस पे है। और ये देखी जाती है व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम देखें कि आखिरकार हम ये जो 2030 का हमारा एजेंडा है ना, एसडीजी गोल्स है हमारे, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे हम हर साल कितना आगे बढ़ रहे हैं, इस बेसिस पे इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021, ये हमें कई तरह की फाइंडिंग्स प्रेजेंट करती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके, और that was hit by a once in a century crisis, a great depression unleashed by COVID-19 pandemic in 2020। अब देखिए ना यहाँ पे हमने जितना भी झेला है, इसकी वजह से ये सब इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक बहुत बड़ा एक हमें झटका देके गया है। अब रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा ये देखते हैं कि पहला तो देखा इसने कि इनफॉर्मल वर्कर्स जो करीब 80% ऑफ वर्कर्स हैं बांग्लादेश में, इंडिया और पाकिस्तान में, ये यहाँ पे फार मोर एक्सपोज्ड है टू लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन फॉर्मल वर्कर्स। देखा गया है कि जो इनफॉर्मल वर्कर हैं वो कोविड-19 के टाइम पे देखने को ये मिला कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जॉबें वगैरह छोड़ी हैं, अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल वर्कर से। तो समझे कि मतलब जो ऐसे नहीं, बधवा मजदूर नहीं, सॉरी, मतलब जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या मतलब जिनकी कोई परमानेंट जॉब वगैरह नहीं है, इन्होंने ज़्यादा अपनी जॉबें खोई हैं। मिड 2020 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़े, ये इसने करीब 23% तो इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं। और इंडिया जो है स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट। साथ में एम्बिएंट वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई है लॉकडाउन में, जैसे कि एग्जाम्पल यमुना का जो पानी और साबरमती रिवर का पानी है वो देखने को अच्छा मिला है। इंसान को सबको जो है भगा दो यहाँ से, सब अच्छा हो जाएगा। उसके साथ नहीं, फिर मुझे भी भागना पड़ेगा, नहीं मैं घर में रह लूंगी। उसके बाद इसमें देखा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये यहाँ पे 4.7% से 2019 में गिरा है। अब सॉरी 4.7% था आपका 2019 में, और अब ये आपका 9.6% हो गया 2020 में। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे जो है कमी देखने को मिली है, क्योंकि लॉकडाउन और दूसरे जो कंटेनमेंट एफर्ट्स जो हैं वो इतने क्या हुआ है कि भाई डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी स्लैश हुआ है ना, बिना भाई यहाँ पे जो स्प्रेड था डिजीज का वो रुक गया डिस्पाइट ड्रास्टिक फाइनेंशियल मॉनिटरी स्टिमुलस। तो भाई इतना हो जाए, लेकिन अब बाहर नहीं निकलोगे तो अच्छी बात है, तो इसमें तो कुछ फायदे मिलेंगे देखने को। खैर चलिए आइए और अच्छे से समझाते हैं इस रिपोर्ट को। तो भाई की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की भी देख सकते हैं। फाइंडिंग वगैरह देख ली जल्दी जल्दी। अब एक समझते हैं इम्पैक्ट आया इस पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्या आया इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट इसका। वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट ये गिर गया, एक एस्टिमेटेड 4.3% से गिरा है 2020 में। ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन रहा है ग्लोबल आउटपुट का ग्रेट डिप्रेशन के बाद। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये मतलब बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है ये अब। इसके साथ वर्ल्ड आउटपुट काफी गिरा है, 1.7% से गिरा ड्यूरिंग द ग्रेट रिसेशन 2009 में गिरा था, लेकिन अभी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है 4.3%। डेवलप्ड इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई है, उसके साथ वही वाला पैसा बात है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा बर्बाद हो गया ना वो। और G20 इकोनॉमीज की बात करें तो G20 इकोनॉमीज में सिर्फ इकलौती चाइना जो जिसने गंदगी फैला दी, उसी ने यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ करी है 2020 में। समझ रहे हो गुरु। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सफरिंग कोलैटरल डैमेजेस, ठीक है, एसडीजी सफरिंग कोलैटरल डैमेजेस। अब जैसे कि एसडीजी जो 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 है, तो एक एस्टिमेटेड 270 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ये अब क्राइसिस लेवल हंगर फेस कर रही है। देखिए एसडीजी में हम क्या चाहते थे, दूसरा चाहते कि हमारे पास भुखमरी ना हो, लेकिन अब क्या हो गया है कि सॉरी 270 मिलियन जो पॉपुलेशन है वही पूरे वर्ल्ड में अब जो है भुखमरी फेस कर रही है। उसके बाद एसडीजी 9 क्या जो था, अब इसमें देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और सबड्यूड डिमांड जो है, इससे डेवलपमेंट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है ये यहाँ पे कम देखने को मिला है, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। समझ रहे हैं, डिमांड वगैरह उनकी प्रोडक्ट्स की हो नहीं रही है, तो इसमें ये दिक्कत है भैया, हमें बढ़ाना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, यहाँ और कम हो गई। उसके बाद एसडीजी 11 ये कैसे अफेक्ट करा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और रेवेन्यू जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था वो उसमें डिक्लाइन कमी देखने को मिली, और उसकी वजह से फ्यूचर मोबिलिटी जो सिटीज़ की थी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे इसकी डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद एसडीजी 14 भैया कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल यूज प्लास्टिक हैज इंक्रीज्ड। हमने कहा था हम प्लास्टिक को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन प्लास्टिक का यूज और ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से भाई देखिए
पैंडेमिक के चलते और प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है वो यूज बढ़ गया। खैर, अब देखते हैं कि जॉब लॉस और पॉवर्टी, गरीबी पे और भाई जो जॉबें गई हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला, फुल या पार्शियल लॉकडाउन जहां पे लगा, इसकी वजह से 2.7 बिलियन वर्कर्स, एक दो नहीं बिलियन वर्कर्स जो है, करीब करीब 81% वर्ल्ड के वर्कफोर्स का इस ये अफेक्ट हुआ है। औरतें जो है पर्टिकुलरली बहुत बुरी तरह से हिट हुई हैं पैंडेमिक में, क्योंकि ये भाई मोर देन 50% जॉब्स में थी लेबर इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स में, तो औरतें तो बुरी तरह चली गई, क्योंकि औरतें ज्यादा थी। क्राइसिस जैसे जैसे बढ़ी, है ना, तो फिर क्या हुआ, विद द क्राइसिस एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हजार मतलब लाखों जॉब जो हैं वो 2020 में चली गई, है ना, और ये वापस भी पता नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ जो लोग जो गरीबी में रहने लगे, ये माना जा रहा है कि ये गरीबी बढ़ गई है, अब 131 मिलियन से बढ़ी है यहाँ पे 2020 में ही सिर्फ। तो आप समझ रहे हैं गरीबी की क्या हालत है। उसके साथ फिजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं इतने बड़े लेवल पे थे, इसकी वजह से ग्रेट मतलब प्रिवेंटेड अ ग्रेट डिप्रेशन लाइक इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी वर्ल्ड वाइड। देखा जाए तो 15.8% करीब, अगर हम डॉलर में बताएं तो 12.7 ट्रिलियन डॉलर, जो कि वर्ल्ड का ग्रॉस आउटपुट है 2020 में, ये एक लार्जेस्ट फिजिकल रिस्पॉन्स है सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप समझ रहे हो भैया कितना पैसा हमारा चला गया है, समझिए। अब यहाँ पे रिपोर्ट कहती है, वार्न करती है अबाउट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी due to excessive liquidity and low inflation, rising protectionist tendencies weakening the role of World Trade Organization। अब क्या है भैया, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि इतना भाई इतना खर्चा हुआ उस टाइम पे, ये भी हुआ, इन्फ्लेशन रेट इतना कम हो गया, तो इससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल पे भी काफ़ी जो है कमज़ोर हुआ इसका रोल भी। नई नई न्यू टेक्नोलॉजीज accelerating the pace of digitization and automation are redefining comparative advantage in global trade, bringing production system closer to consumer. However, global digital divide will place many developing countries at the competitive disadvantage। अब बात क्या हुई कि डिजिटल सारा काम हुआ, तो इससे कुछ अच्छा तो हुआ ग्लोबल ट्रेड में, लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत ये हुई कि जो डेवलपिंग कंट्री जिनके पास इतना डिजिटल हर चीज़ नहीं प्रेजेंट है। अब कभी कभी देखिए हमारी कंट्री में ही ऐसा थोड़ी ना, आप समझ लो 2 करोड़ सब्सक्राइबर अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज कि आशीष चंचलानी के हैं, ठीक है, या भुवन बाम के रहते हैं, मान लीजिए भुवन बाम के 2 करोड़ सब्सक्राइबर है, एक अच्छा खासा जाना माना यूट्यूबर है जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, उनको बता दूं। तो अब ये किसी से भी तुम पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, तो वो आपको बताएगा कि हाँ हाँ मोहन बाबू को जानते हैं, बीबी की वाइन तो देखते ही हैं, या देखी है या सुना है ना। तो हम 138, अरे हम बता रहे हैं आसपास, ये तो डेटा के हिसाब से अगर हम देखें बहुत, तो हम 145 समथिंग तो होंगे ही होंगे। इतनी जो मतलब अप्रोक्सीमेटली इतनी जनता में अगर कोई किसी के पास सिर्फ 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के अंदर, तो उसको सब जानते हैं। तो सोचो कि कितने कम लोगों के पास मोबाइल है, समझ रहे हो ना बात को। तो अब यही वाली बात है कि ऐसी डेवलपिंग कंट्री जिनके पास हर एक बंदे के पास मोबाइल या डिजिटल फैसिलिटी नहीं होती हैं, तो उनके साथ तो प्रॉब्लम हो गई। सबको फायदा मिला, लेकिन जिसके पास वो चीज़ ही नहीं है तो उसको फायदा कैसे मिलेगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। फिर आखिरी में सजेशंस क्या दिए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। तो पहला, रिपोर्ट कहती है भाई, रिपोर्ट कॉशंस अगेंस्ट ऑस्टेरिटी। तो भाई इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप जो है स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह ना लेकर आइए, ठीक है। जब क्या होता है कि जब सरकार कंट्रोल करने के लिए बढ़ते हुए कर्जों को, डेप्थ को, तो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज ले आती है। तो इन्होंने कहा है भाई देखो इतना ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो स्पीड है, जो क्वालिटी है रिकवरी की, वो कम हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये देखने को मिली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कई सारे मिलियंस ऑफ लोग जो हैं इकोनॉमिक, हेल्थ और इन्वायरमेंटल शॉक से गुजरे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको यहाँ पे सबके साथ मिलके यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन करना चाहिए, लोगों के लिए भी यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा काफ़ी बड़े लेवल पे। तीसरे नंबर पे डेवलपिंग कंट्रीज को ज़रूरत है कि वो री एक्सेस करें इनका डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, समझ रहे हैं, एक्सप्लोर करें मॉडल्स को, ताकि भाई जो कि आपकी डायनेमिक कंपेरेटिव एडवांटेज के होते हैं, या आप निकालिए जो भी डिजिटलाइजेशन से हो रहे हैं, या आप सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ और फैलाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है ग्लोबल वैल्यू चेन्स को यहाँ पे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा सप्लाई बेस में, और यहाँ पे जो सप्लायर और रिटेल बेस का जो डिस्टेंस है वो और कम होगा। पेंडेमिक जो द पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज नीड टू प्रायोरिटाइज एफर्ट्स,
जो भैया पैंडेमिक की तरफ हमें रिस्पॉन्स करना है उसे बिल्कुल प्रायोरिटी के लेवल पे करना है। इससे इनइक्वालिटी भी कम होगी, नहीं सिर्फ इनकम में इनइक्वालिटी कम होगी, वेल्थ में कम होगी, बट साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी हम और पा पाएंगे। और इस टॉपिक के पूरे आखिरी बात ये कही गई है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है ये पॉजिटिव भी रहे, है ना, डब्ल्यूटीओ की रिफॉर्म के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिफॉर्म के लिए पॉजिटिव जो है साबित हुआ है। ये पेंडेमिक ने हाईलाइट करा है कि ट्रेड फ्लोइंग को रखना या लिमिटेड प्रोटेक्शनिस्ट जो है लिमिट करना प्रोटेक्शनिस्ट को और नेशनलिस्ट मेजर्स को, ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर हमें सेफ्टी लाइव्स की लाइवलीहुड की मेंटेन करनी है तो। और इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfayas, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfayas, and watch these videos there. Also, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.